हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल जीके में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को मुगल साम्राज्य से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थ्योरी, सबसे पहले हम पूरा थ्योरी क्लास देखेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थ्योरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। आपको ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद में आपको मुगल साम्राज्य से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिस नहीं होगा और आपसे गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम पूरा थ्योरी देखेंगे, थ्योरी कंप्लीट करने के बाद में हम उसका ऑब्जेक्टिव क्लास भी देखेंगे। और ऑब्जेक्टिव में मैंने टॉप 50 प्लस मैंने अप्रोक्स 60 क्वेश्चन लिया है और वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम बाद में आपका ऑब्जेक्टिव क्लास को भी अटेंड करेंगे इसी वीडियो में। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बाबर के बारे में, हुमायूं, उसके बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब, ये जो सारे इंपॉर्टेंट जो शासक हुए हैं मुगल साम्राज्य में, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एक एक चीज़, इनका जन्म, इनकी मृत्यु, इनके द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, सारी चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है। तो बाबर ने जो सबसे पहले मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, कब की थी? 1526 में। कहाँ पर हुआ था ये? 21 अप्रैल 1526 को पानीपत में हुआ था ये युद्ध, जिसको हम पानीपत का प्रथम युद्ध बोलते हैं। ये आपका दिल्ली के पास है और ये सेंट्रल एशिया से ये आए थे। ठीक है। कौन? मुगल जो है वो सेंट्रल एशिया से आए थे, यानी कि मध्य एशिया से। इधर आपका समुद्र का एरिया है, तो इधर से कभी भी भारत में युद्ध या आक्रमण नहीं हुआ था। अभी देखते हैं, चलिए सबसे पहले हम बाबर के बारे में देखते हैं। तो ये आपका बाबर है और इसका जो शासक था, या जो इसका शासन था भारत में, वो काफ़ी छोटा काल था, यानी कि 1526 से 1530, सिर्फ 4 वर्ष का शासन था। और इसने इन 4 वर्षों में 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े थे। उन सारे युद्ध के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर चलिए अभी बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो बाबर का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? तो बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। तो फरगना याद रखिएगा, और 24 फरवरी 1483 ईस्वी को। उसके बाद देखते हैं, तो मुगल वंश की नींव किसने रखी थी? बाबर ने रखी थी। ये काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन आता है और ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन भी है। उसके बाद आता है कि मुगल वंश की नींव रखने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? तो बाबर जो है वो फरगना का ही शासक था। तो फरगना याद रखिएगा, यहाँ उसका जन्म भी हुआ था और यहाँ का वो शासक भी था। उसके बाद है कि मुगल किसके वंश से संबंधित थे? ये वंश वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। तो मुगल जो है वो तुर्की के चुगताई वंश से संबंधित थे। तो तुर्की के चुगताई वंश याद रखिएगा। उसके बाद आता है कि बाबर भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? देखिए, बाबर से रिलेटेड कुछ भी आता है एग्जाम में, सबसे पहले जो याद रखा जाता है वो पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 1526 में हुआ। ठीक है। इसके अलावा भी एक और युद्ध है जो कि बाबर ने इससे पहले भारत पर किया था। हालांकि वो जो युद्ध था वो फेल हुआ था पूरी तरह से, और वो यूसुफ जाइयों के विरुद्ध हुआ था। वो 1519 में हुआ था। उसके 7 साल के बाद उसने पानीपत पर प्रथम युद्ध किया था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको याद रखने की ज़रूरत है आपको। बाबर ने युद्ध की कौन सी नई नीति अपनाई थी? तो युद्ध की जो नीति थी वो तुलुगमा नीति थी। ठीक है। तुलुगमा नीति में अचानक से आक्रमण करते हैं ताकि आपको स्टार्टिंग में जो है वो बेनिफिट्स मिलता है। अगला है कि बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कब माना जाता है? तो 1526 ईस्वी में बता चुका हूँ आपको, पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि भारत का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण जिसे माना जाता है, भारत पर पहला महत्वपूर्ण आक्रमण। ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट है 8वां नंबर की, बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे तुझके बाबरी, यानी कि बाबरनामा के नाम से जानते हैं। और इसे बाबर ने खुद लिखा था, और उसे जब लिखा था तो उस समय उसका नाम क्या था? तुझके बाबरी। अभी आता है कि तुझके बाबरी जो है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा था? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा यानी कि तुझके बाबरी को उसे तुर्की भाषा में लिखा था। तुर्की, जिसे कि अभी हम टर्की बोलते हैं मॉडर्न इंडिया में। अभी एक और इम्पॉर्टेंट है कि बाबर के अलावा कौन से मुगल शासक के मकबरे वो भारत से बाहर बने हैं? जहांगीर और बहादुर शाह जफर की। तो सबसे पहले हम बाबर की बात करते हैं। तो बाबर जो है, इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1530 में हुई थी। मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो मृत्यु जो है वो आगरा में हुई थी। ठीक है। आगरा में इसकी मृत्यु हुई थी और यहीं पर उसको दफना दिया गया था। पर बाबर की जो ख्वाहिश थी कि उसका जो मकबरा है वो काबुल में बनाया जाए, इसीलिए उसके मरने के बाद पहले आगरा में उसे दफनाया गया। उसके बाद उसके जो मृत शरीर को आपको यहाँ से काबुल लेके जाया गया, जहाँ पर उसे दफनाया गया। तो ये काबुल में बाबर का मकबरा है। और जहांगीर का जो मकबरा है वो आपका भारत से बाहर कहाँ? तो वो आपका लाहौर में है। ये याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद आता है आपका बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर का जो मकबरा है वो रंगून में है। रंगून यानी कि वर्मा जिसको अभी बोलते हैं, अभी म्यांमार हो गया, तो रंगून में। भारत के प्रधानमंत्री जब रंगून वर्मा म्यांमार गए थे तो वो बहादुर शाह जफर के उसके ऊपर में भी गए थे। ठीक है। अगला देखते हैं कि खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो ये 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अभी जो चारों इंपॉर्टेंट युद्ध हैं उनके बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे, तो वीडियो को बस आगे आप कंटिन्यू आगे देखते रहिए। ठीक है।
बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो उस युद्ध को हम चंदेरी का युद्ध कहते हैं, जो कि 1528 ईस्वी में हुआ था। किस युद्ध में बाबर ने तोपखाने का इस्तेमाल किया था? तो बाबर ने जो तोपखाने का इस्तेमाल सबसे पहले पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये 1526 ईस्वी में हुआ था। ये याद रखिएगा, सबसे पहले तोपखाने का इस्तेमाल हुआ था, इसीलिए बाबर जो है वो इब्राहिम लोदी से काफ़ी ज़्यादा आसानी से ये युद्ध जीत गया था। बाबर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो आगरा में हुई थी 1530 में। ठीक है, अभी अगला है कि बाबर के द्वारा लड़े गए महत्वपूर्ण युद्ध। ठीक है, अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तो देखिए 4 युद्ध हैं जो बाबर के द्वारा लड़े गए हैं, 1 2 3 4। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध या घाघरा का युद्ध। सबसे पहले आपको तो आप सिर्फ ऊपर का ईयर याद करिए, 1526, 1527, 1528 और 1529। ये डेट के साथ कब किसी किसी एग्जाम में आता है, और मैक्सिमम टाइम जब आता है डेट के साथ तो वो आपका पानीपत का प्रथम युद्ध ही आता है। बाकी जो रिमेनिंग है इसके डेट्स एग्जाम में नहीं आता है। इंपॉर्टेंट क्या है तो किसके साथ लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध ये इब्राहिम लोदी, जो कि दिल्ली सल्तनत का जो आखिरी लोदी वंश का आखिरी शासक था, उसके विरुद्ध और बाबर के विरुद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध ये राणा सांगा और बाबर के विरुद्ध हुआ था। चंदेरी का युद्ध ये आपका मेदिनी राय और किसके विरुद्ध? तो बाबर के विरुद्ध हुआ था। घाघरा का युद्ध किसके विरुद्ध हुआ था? अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट करके बताइए। तो चलिए, मैं समझता हूँ कि बाबर आपका क्लियर हो गया होगा। अगला देखते हैं हम हुमायूं। ठीक है, तो हुमायूं का जो शासनकाल है वो 1530 से 1556 तक था। तो ये कुल 26 वर्ष का शासन था। ठीक है, पर हुमायूं का जो शासन था वो काफ़ी उथल पुथल से भरा हुआ था। आइए हम देखते हैं उसके बारे में पहले। तो हुमायूं का जन्म जो है वो 6 मार्च 1508 को मुगल बादशाह बाबर और काबुल अफगानिस्तान में माहम बेगम के यहाँ हुआ था। तो ये हुमायूं के बारे में हो गया। तो हुमायूं के द्वारा लड़ी गई जो महत्वपूर्ण युद्ध थी वो चौसा की लड़ाई थी, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था 1539 में। 9 वर्ष तक इसने शुरू में शासन किया था, किसने? हुमायूं ने। उसके बाद शेरशाह सूरी ने उसको सूरी वंश की स्थापना की थी हुमायूं को हराने के बाद में। अगला देखते हैं। तो 1540 में कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी ने फिर से हुमायूं को हराया और भारत में सूर साम्राज्य की स्थापना की। सूर या सूरी वंश जिसको बोलते हैं, जिसकी स्थापना किसने की थी? तो शेरशाह सूरी ने की थी। तो 1540 कन्नौज की लड़ाई, ये भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, कि उन्होंने भारत में एक दिन के लिए चमड़े के सिक्के शुरू किए थे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत में एक दिन के लिए चमड़े के सिक्के किसने शुरू किए थे? तो एक दिन जो आपका चमड़े के सिक्के जो हैं वो एक दिन के लिए किसने शुरू किया था? तो वो हुमायूं ने शुरू किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। इनका मकबरा दिल्ली में स्थित है, जिसे हम हुमायूं टॉम्ब कहते हैं, जिसका निर्माण उसकी पत्नी हाजी बेगम ने करवाया था। ठीक है, तो अभी और देखते हैं इसके बारे में। तो उनकी जीवनी जो है, हुमायूं की जो जीवनी है वो हुमायूं नामा है, उसकी बहन लिखा था। उसकी बहन का क्या नाम है? तो गुलबदन बेगम ने फारसी भाषा में लिखा था। इस लाइन से हमको 3 चीज़ें ध्यान रखना है। सबसे पहला, हुमायूं का जो जीवनी है या हुमायूं की जो आत्मकथा है वो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है हुमायूं नामा। उसे किसने लिखा? तो उसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखा। और किस भाषा में? तो उसे फारसी भाषा में लिखा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो याद रखिए। 1556 ईस्वी में, 1540 में क्या हुआ था? कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी ने इसको हरा दिया था हुमायूं को, और उसके बाद में हुमायूं को भारत छोड़ करके भागना पड़ा। उसके बाद में 1556 ईस्वी में वह शेर मंडल पुराण किला में अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर गया और कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। कब? 1556 में उसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? हुमायूं की। ठीक है, तो ये चीज़ें आप हुमायूं से रिलेटेड याद रखिएगा, कुछ क्वेश्चंस है। तो हुमायूं ने फिर आपका वापस शासन कब प्राप्त किया था? तो वो 1556 के आसपास ही प्राप्त किया था। वो ज़्यादा समय तक शासन नहीं कर पाया था, और इसका जो जीवन काल है वो काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल वाला था। अभी आता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुगल साम्राज्य में अकबर। इसका टेनियर या इसका शासनकाल कब से कब तक है? तो 1556 से 1605 ईस्वी तक। ठीक है, अकबर को जो मुगल द ग्रेट कहते हैं, अकबर द ग्रेट कहते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मुगल साम्राज्य में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं वो अकबर से रिलेटेड ही आते हैं। तो चलिए एक एक चीज़ को हम देखते हैं। तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म कब हुआ था? तो ये 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था, राजा छत्रसाल के घर में। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा उसका जन्म के बारे में। अगला आता है आपका कि अकबर के पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम हुमायूं और माता का नाम हमीदा बानो बेगम था, उनकी माँ का नाम था। हुमायूं की मृत्यु के बाद बैरम खान को अकबर का संरक्षक बनाया गया था, जिसने 1556 ईस्वी में अकबर का राज्याभिषेक करवाया था। उस समय अकबर की आयु कितनी थी? तो सिर्फ 13 वर्ष की थी। वह उस समय नाबालिग सम्राट बना था, और इसका संरक्षक कौन बना था? तो बैरम खान उसके संरक्षक बने थे।
अगला देखते हैं तो पानीपत की दूसरी लड़ाई कब, जब ये 13 वर्ष का था तभी 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी। इस युद्ध में हेमू की आंख में तीर लग गया था, इसी की वजह से वह युद्ध में पराजित हुआ था। ठीक है, तो ये युद्ध में अकबर की तरफ से कौन लड़ा था, तो बैरम खान लड़ा था, क्योंकि 13 वर्ष का था तो वो युद्ध नहीं कर सकता था। ठीक है, आगे देखते हैं हम। तो अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने क्यों करवाया था। तो अकबर ने गुजरात विजय की यादगार में, गुजरात विजय को याद करते हुए उसने बुलंद दरवाजे का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। और गुजरात विजय के बाद ही अकबर ने जीवन में पहली बार समुद्र को देखा था। ठीक है, 1571 ईस्वी में अकबर ने आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना की थी। पूरा का पूरा शहर जिसे फतेहपुर सीकरी के नाम से जाना जाता है उसे अकबर ने बनवाया था। ठीक है, 1582 ईस्वी में अकबर ने दिन्ने इलाही नामक धर्म बनाया था। दिन्ने इलाही धर्म को सिर्फ अकबर के मंत्री बिरबल ने स्वीकार किया था और किसी ने भी उसे स्वीकार नहीं किया था। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए एग्जाम में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन रहता है कि दिन्ने इलाही धर्म को किसने शुरू किया था, तो उसे अकबर ने शुरू किया था। ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन हो जाता है, पर एग्जाम में आता है कि दिन्ने इलाही धर्म को अकबर ने कब शुरू किया था, तो ये डेट आप याद रखिए 1582 ईस्वी में। ठीक है, तो 18 जून 1576 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट को ये डेट है इंडियन हिस्ट्री में। इस दिन क्या हुआ था, तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, जिसमें अकबर की जीत हुई थी। हालांकि कुछ इतिहासकार इनके जीत को वास्तविक नहीं मानते हैं। आगे देखते हैं, तो अकबर के दरबार में कितने नवरत्न थे, तो 9 नवरत्न थे। नाम देख लेते हैं, बिरबल, तानसेन, मान सिंह, मुल्ला दो प्याजा, फैजी, अबुल फजल, रहीम खान खाना जिसका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना, टोडरमल और हकीम हुकाम था। तो ये 9 रत्न है। अकबर से पहले एक और कोई राजा भारत में हुए जिसके कुल 9 नवरत्न थे। अगर आपको उसका नाम पता है तो आप नीचे कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो चलिए अभी अकबर के बारे में और भी चीज़ें हैं उनको देखते हैं हम। तो अबुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी ग्रंथ की रचना की थी। तो अकबरनामा किसकी जीवनी है, तो ये अकबर की जीवनी है जिसे अबुल फजल ने लिखा था। तो ये याद रखिएगा। अकबर क्या था, तो अकबर पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं था। अकबर जो है वो 13 वर्ष की उम्र से ही वो राजा बन गया था, इसलिए वो पढ़ाई लिखाई में उसका समय वो नहीं दे पाया था, वो अनपढ़ था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा मुगल बादशाह अनपढ़ था, तो वो अकबर था। सम्राट अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सी हिंदी ग्रंथों की रचना की गई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, तो वो अकबर के शासनकाल को ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो इसमें बहुत से बड़े बड़े हिंदी ग्रंथों की रचना हुई थी, जिसमें तुलसीदास ने एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना इसने की थी। किसने की थी, तुलसीदास जो है इनके जीवन काल के समकालीन थे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है सीधा सीधा कि तुलसीदास जो हैं वो किसके समकालीन थे, तो तुलसीदास ये आपका अकबर के समकालीन थे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अकबर ने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को 1562 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। जजिया कर एक अलग तरह का कर होता है जो कि नॉन मुस्लिम्स पे लगाया जाता था जब वो अपने किसी भी धार्मिक ग्रंथ या धार्मिक जगह पर, जैसे मुस्लिम लोग कहाँ जाते हैं, मक्का मदीना जाते हैं, वैसे ही हिंदू लोग अगर किसी धार्मिक जगह पर जाते हैं तो उन्हें जाने के लिए पहले कर देना पड़ता था। तो उस कर को समाप्त किसने कर दिया था, 1562 में अकबर ने उसे समाप्त कर दिया था। आगे देखते हैं। तो अकबर ने महाभारत और रामायण ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया था। अब्दुल रहीम खान खाना ने हिंदी में बहुत से दोहे लिखे थे जो आज भी प्रसिद्ध हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, तो अकबर ने ही महाभारत और रामायण ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया था। अकबर काफ़ी सेकुलर विचारधारा का था। अगला देखते हैं कि मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी, तो ये फारसी थी। ये सिर्फ अकबर के लिए नहीं है, ये पूरे मुगल एम्पायर के लिए। ठीक है, तो फारसी आप याद रखिए, फारसी जिसे पर्शियन भी बोलते हैं। तो अकबर की मृत्यु कब हुई थी, तो 29 अक्टूबर 1605 ईस्वी को अकबर की मृत्यु हो गई थी। कब, 1605 ईस्वी में। और 1600 के आसपास में ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी इंग्लैंड में। ये भी याद रखिएगा। एग्जाम में आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके समय हुई थी, तो उसकी स्थापना जो है वो अकबर के समय हुई थी। और उसको जो है मान्यता भारत में किसने दी थी, तो उसको मान्यता किसने, तो इसके बाद जहांगीर ने दी थी। तो अकबर को सिकंदराबाद के पास दफनाया गया था। ठीक है, तो सिकंदराबाद में ही उसका मकबरा है वहीं पे। आगे देखते हैं हम। आगे हमारा जहांगीर। ये काफ़ी ज़्यादा इसका जो शासनकाल था वो काफ़ी शांत शासनकाल माना जाता है। ये युद्ध पर ज़्यादा बिलीव नहीं करता था। कौन, जहांगीर। तो जहांगीर का जो अकबर का सबसे बड़ा बेटा था और इसका जन्म जो है वो 15 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। 15 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डे भी है इसी दिन। तो जहांगीर का जन्म देख लिया हमने। आगे देखते हैं।
तो जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वास्तुकला का स्वर्णकाल शाहजहां, चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल तो वो अकबर। ये तीनों जो है टेन्योर है, ये आपको याद रखना है। तो जहांगीर का पूरा नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था। सलीम किसका नाम था? तो आपको रियल नेम भी याद रखना है। शाहजहां का रियल नेम क्या था? तो वो खुर्रम था, और जहांगीर का रियल नेम तो वो सलीम था। जहांगीर महान मुगल सम्राट अकबर और हिंदू महारानी जोधाबाई के सबसे बड़े संतान थे। तो याद रखना है आपको, इसकी जो माँ थी जहांगीर की वो हिंदू थी। ठीक है। जहांगीर के शासनकाल में भी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के लिए कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो भारत आया था। आपको ये नाम याद रखना है, कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो। ये दोनों नाम आपका एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है, तो ये दोनों नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका टेन्योर तो आपको याद रखना ही है, 1605 जब आपका अकबर का मृत्यु हुआ था, और 1627 जब जहांगीर की मृत्यु हुई थी। तो 1605 से 1627 से। जहांगीर के कुल 5 बेटे थे, खुसरो, खुर्रम, शहरयार और जहांदर। ठीक है। तो इसके कुल कितने बेटे थे? 5 बेटे थे, जिसमें खुर्रम जो था वो कौन था? तो वो शाहजहां था, जो बाद में शासक बना। खुसरो की सहायता करने के लिए, खुसरो कौन था? तो इसका सबसे बड़ा बेटा था। इसकी सहायता करने के लिए जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी थी। किसने फांसी दी थी? तो जहांगीर ने ही फांसी दी थी। इतमाद-उद-दौला का मकबरा 1626 ईस्वी में नूरजहां बेगम ने बनवाया था। इतमाद-उद-दौला का मकबरा, जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। और नूरजहां कौन थी? तो ये जहांगीर की बेगम थी। जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी? तो जहांगीर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को हुई थी, और इसके बाद शाहजहां ने मुगल वंश को आगे लेकर के गया था। जहांगीर से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो जहांगीर ने किसकी एक न्याय की जंजीर जो है, किसने? सोने की जंजीर थी। ठीक है। सोने की जंजीर किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया था जहांगीर ने। ये न्याय की जंजीर से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आगे आता है हमारा शाहजहां। ठीक है। शाहजहां 1628 से 1658 तक 30 वर्ष तक शासन किया। जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 ईस्वी को खुर्रम शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ था। तो ये शाहजहां है। शाहजहां को ताजमहल के लिए याद किया जाता है, जो उसने आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज़ महल के लिए सफ़ेद संगमरमर से बनवाया था। ये शाहजहां हो गया। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग कहा जाता है। शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद बनवाई थी। तो ये शाहजहां से रिलेटेड क्यों स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग कहा जाता है? क्योंकि इसने बहुत से बड़े बड़े चीज़ों की स्थापना की थी, जो कि आज भी हमारे यहाँ देश में मौजूद है। ठीक है। तो 18 जून 1658 ईस्वी में औरंगज़ेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया था। तो ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी देखते हैं हम। तो शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन से मुगल साम्राज्य ने, एग्जाम में क्वेश्चन आता है आरआरबी के एग्जाम में, कि कौन से मुगल साम्राज्य ने या मुगल शासक ने जो मुगल की राजधानी है उसको आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। तो उस शासक का नाम क्या है? तो उसका नाम शाहजहां है। शाहजहां ने ही भारत की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया। आगरा के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें साल मतलब 31 जनवरी 1666 ईस्वी को 74 साल की उम्र में शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। ये आपको याद रखना है। इसका टेन्योर जो है स्थापत्य कला के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या क्या बना? ताजमहल बना, उसके बाद आपका यहाँ पे जामा मस्जिद हो गया, लाल किला हो गया, मोती मस्जिद हो गया। तो इसमें बड़े बड़े स्थापत्य कला के उदाहरण इसके शासनकाल में देखे जाते हैं। तो चलिए अगला शासक देखते हैं हम। तो ये शाहजहां के द्वारा किए गए कुछ प्रमुख कार्य थे। अंतिम आता है और काफ़ी ज़्यादा जो कंट्रोवर्शियल शासक जिसे माना जाता है वो है औरंगज़ेब। तो जिसका शासन कब था? तो 1658 से 1707 ईस्वी तक। तो औरंगज़ेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को दोहद गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। गुजरात में इसका जन्म हुआ था औरंगज़ेब। ठीक है। आगे देखते हैं। तो औरंगज़ेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। वह सुन्नी धर्म को मानता था। ठीक है। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है बार बार कि जिंदा पीर के नाम से किसे जानते हैं? 4 ऑप्शन आपको देगा, तो आपको याद रखना है कि औरंगज़ेब आपको टिक करना है। अगला देखते हैं कि औरंगज़ेब जो है, औरंगज़ेब शाहजहां और मुमताज़ का बेटा था। इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगज़ेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी थी, और जहां पर उसकी हत्या की गई थी वहीं पर आज बहुत ही मशहूर बड़ा गुरुद्वारा बनाया गया है। आगे देखते हैं हम औरंगज़ेब का शासनकाल।
तो औरंगजेब ने बीवी का मकबरा का निर्माण 1679 ईस्वी में औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया था। बीवी का मकबरा को ताजमहल की फोटोकॉपी भी कहा जाता है। औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी और सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट औरंगजेब ही था। एग्जाम में ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बच्चे गलत करके आते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि औरंगजेब जो है वो इस्लाम धर्म को कट्टर समर्थक था और वो हिंदुओं को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, पर ऐसा नहीं है। उसके जो समय में सबसे ज़्यादा जो मनसबदार थे या सबसे ज़्यादा बड़े बड़े अधिकारी थे वो सबसे ज़्यादा हिंदू ही थे। ठीक है, आगे देखते हैं हम। तो औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। इसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा हिंदू मंदिर तोड़े गए, जिसमें सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर आदि तोड़े गए थे। उसके बाद देखते हैं हम। तो औरंगजेब ने सत्ता हासिल करने के लिए अपने भाइयों द्वारा शिकोह और शाह सूजा का भी कत्ल करा दिया था और अपने पिता शाहजहां को भी कैद कर दिया था। कैद कब किया था? 1658 ईस्वी में कैद किया था। उसके 8 साल के बाद यानी कि 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हुई थी। आगे देखते हैं। तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो ये 20 फरवरी 1707 ईस्वी को हुई थी। तो औरंगजेब की मृत्यु जब 20 फरवरी 1707 ईस्वी को हो गई, उसकी मृत्यु के साथ ही और जो मुगल साम्राज्य है वो धीरे धीरे अपने पतन की तरफ जाने लगा। और उसके पतन की तरफ जाने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो वो ये है कि औरंगजेब जो है उसने अपने सही उत्तराधिकारी का चयन नहीं किया, जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य धीरे धीरे समाप्ति की तरफ चला गया। तो ये हमारा यहाँ पर अभी क्या होता है? तो यहाँ पर हमारा थ्योरी का जो क्लास है वो एंड होता है। ठीक है, अभी इसके बाद हम आगे ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो जब हम ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे तो थ्योरी और ऑब्जेक्टिव जो आप दोनों एक साथ देख लेंगे तो उसके बाद आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इजी रहेगा क्वेश्चंस को अटेंड करने के लिए। तो आपने थ्योरी का क्लास सारा अटेंड कर लिया है, तो अभी चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। सारे क्वेश्चंस आप देखिए। तो पहला क्वेश्चन है कि गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? बड़ा इमाम बाड़ा, बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद या सिद्दी बशीर? तो देखिए, गुजरात विजय की याद में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। कहाँ पर कराया था? तो ये निर्माण फतेहपुर सीकरी में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आईने अकबरी नामक एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आईने अकबरी को किसने लिखा था? अबुल फजल ने, अमीर खुसरो ने, फिरोज शाह ने या अब्दुल रशीद ने? तो आईने अकबरी को अबुल फजल ने लिखा था, तो ए करेक्ट आंसर होगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो कि 5 अप्रैल 1556 ईस्वी को हुआ, यह निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू, राजपूत और मुगल, बाबर और इब्राहिम लोदी, सिकंदर और आदिल शाह? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई ये अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? हुमायूं, जहांगीर, अकबर या शाहजहां? तो दीन इलाही नामक नया धर्म ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया। अगर आपको इस वीडियो का फ्री में PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, ये निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर या बरार? तो ये जो है ये अहमदनगर से संबंधित थी। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? जहांगीर, बहादुर शाह जफर द्वितीय, अकबर या शाहजहां? तो तानसेन, बैजू बावरा दोनों अकबर के जीवन काल से संबंधित है। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, वाजिद अली शाह, हर्षवर्धन या अकबर? तो देखिए, रामचरितमानस की जो स्थापना है या जो इसके लेखक हैं वो तुलसीदास हैं और इन्होंने अकबर के जीवन काल में इसकी रचना की थी। इसीलिए अकबर के जीवन काल को या अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। अगर आपको थ्योरी का क्लास याद होगा तो आपको आसानी से सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं कि किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी कि धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी यानी कि धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, ये जो है वो खानवा के युद्ध के बाद किया उसने। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो ये आपका 1527 ईस्वी को हुआ था। 1526 को, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद 1527 में किसके साथ हुआ था? तो ये राणा सांगा के साथ हुआ था, जिसमें तुलुगमा नीति का इसने इस्तेमाल किया था। मुबैया नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी थी? फारसी में, उर्दू में, तुर्की में या अरबी में? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी ये इसने तुर्की में लिखी थी, जिसे अभी मॉडर्न डे में टर्किश बोलते हैं।
बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? फरगना का, कंधार का, तक्षशिला का या पंजाब का? तो बाबर मूल रूप से ये फरगना का शासक था, तो ए करेक्ट आंसर होगा। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? कालानौर में, आगरा में, जामा मस्जिद में या सिकरी में? तो देखिए अकबर जिसका जन्म कब हुआ था, तो इसका जन्म 15 अक्टूबर को हुआ था, याद रखिएगा 15 अक्टूबर, ठीक है। और 15 अगस्त को किसका हुआ था? तो 15 अगस्त को जहांगीर का जन्म हुआ था, ये दोनों चीज़ें भी याद रखिएगा। तो अकबर का राज्याभिषेक ये 1556 ईस्वी को कालानौर में हुआ था। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? बाबर के, जहांगीर के, शाहजहां के या अकबर के? तो देखिए गुरु अर्जुन देव ये जहांगीर के समकालीन थे, तो बी करेक्ट आंसर होगा। और गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें धर्मगुरु थे। अगला क्वेश्चन है कि किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सिसोदिया वंश, परमार वंश, चौहान वंश या चंदेल वंश? तो इन चारों वंश जो राजपूत वंश है ये चारों, इन चारों में से सिसोदिया वंश ने कभी भी अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब? तो आलमगीर के नाम से हम औरंगजेब को जानते हैं, तो डी करेक्ट आंसर होगा। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? मोहम्मद हुसैन को, मोहम्मद खां को, अब्दुल समद को या मीर सैयद अली को? तो जरी कलम ये एक उपाधि होती है जो मोहम्मद हुसैन को अकबर के द्वारा दिया गया था। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? सबसे पहले जजिया नामक कर को किसने हटाया था? तो अकबर ने इसे हटा दिया था 1582 ईस्वी को। उसके बाद दोबारा इसे औरंगजेब ने लगा दिया, तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। औरंगजेब काफ़ी ज़्यादा कट्टर इस्लाम को मानने वाला था। अकबर के शासनकाल में अलमगुजार नामक अधिकारी का कार्य क्या था? कानून और व्यवस्था को संभालना, भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना, राजघराने का प्रभावी होना या शाही खजाने की देखभाल करना? तो देखिए अकबर का जो शासनकाल है उसमें जो अलमगुजार होते हैं, तो अलमगुजार वो अधिकारी होते हैं जो कि भूमि का राजस्व का मूल्यांकन और उनका संग्रह करते हैं। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया था? चित्तौड़, पुणे, पुरंदर या तोरण? तो शिवाजी ने मुगलों को पुरंदर की संधि के द्वारा अपने किलों को स्थानांतरित किया था। शिवाजी जो कि मराठा साम्राज्य से संबंधित है। किस वर्ष वैशाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? 1650, 1699, 1750 या 1799? तो देखिए खालसा की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो वो हुई थी आपका 13 अप्रैल 1699 को, ठीक है। तो बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, आलमगीर द्वितीय या अकबर शाह द्वितीय? तो ये शाह आलम द्वितीय था जो कि जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा था। अगला क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल यानी कि सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की जो अवधारणा है वो किस पर आधारित थी? राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए, सारे क्वेश्चन मैंने वही लिया है जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? आगरा में, ग्वालियर में, झांसी में या जयपुर में? तो संगीतज्ञ तानसेन का जो मकबरा है वो ग्वालियर में स्थित है। और ग्वालियर कहाँ है? तो ग्वालियर आपका ये मध्य प्रदेश में स्थित है। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? बाबर की, हुमायूं की, शाहजहां की या औरंगजेब की? तो गुलबदन बेगम ये बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की बहन थी, और इसी ने हुमायूंनामा जो कि हुमायूं के जीवन पर आधारित है उसकी रचना भी की थी। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? आहार, दस्तूर, सूबा या सरकार? तो देखिए मुगल प्रशासन में जिले को वो हम सरकार के नाम से जानते थे, तो डी करेक्ट आंसर होगा। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो औरंगजेब कौन से सिख गुरु के मृत्यु के लिए जिम्मेदार है? गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु रामदास या गुरु अंगद देव? तो सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है, तो बी करेक्ट आंसर होगा। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा या चरमोत्कर्ष प्राप्त किया था? तो चित्रकला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? शाहजहां, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब? तो जहांगीर के शासनकाल को, तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा।
वैसे ही आता है आपका स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसको कहा जाता है, तो शाहजहां के शासनकाल को। और हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, तो वो अकबर के शासनकाल को कहा जाता है, क्योंकि तुलसीदास ने रामचरितमानस की जो रचना है वो अकबर के समय किया था। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी, अबुल फजल, फैजी, अब्दुल नबी खां या बिरबल। तो देखिए अकबर की जीवन कथा अबुल फजल ने लिखा था, क्योंकि अकबर जो है वो पढ़ा लिखा नहीं था, ठीक है, निरक्षर था। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी या डायरी में दिया है, अकबर ने, जहांगीर ने, बाबर ने या औरंगजेब ने। तो बाबर ने अपने जीवन जो उसकी जो जीवनी थी तुझके बाबरी, उसमें इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बताया था। बाबर काफ़ी ज़्यादा नेचर से क्लोज था। शेर शाह की महानता का घोतक क्या है, हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान। हुमायूं के विरुद्ध वो कब कब जीता था, तो 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में कन्नौज का युद्ध। ये दोनों ही युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को परास्त किया था। और 1540 में कन्नौज के युद्ध के बाद में शेर शाह हुमायूं को भारत छोड़ करके भागना पड़ा था। तो श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व तो ये भी था। प्रशासनिक सुधार या धार्मिक सहिष्णुता, चारों सही है, पर जो ज़्यादा करेक्ट है वो है आपका प्रशासनिक सुधार। तो एग्जाम में आएगा तो आपको सी करेक्ट आंसर करना है। हुमायूं नामा किसने लिखा था, गुलबदन बेगम ने, मुमताज़ महल ने, जहांआरा बेगम ने या रोशन आरा बेगम ने। तो देखिए हुमायूं नामा ये हुमायूं की जो जीवनी है उसे उसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था। तो ए करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी, लाहौर, करनाल, दिल्ली या कन्नौज। तो ऊपर के तीनों जगह पर नादिर शाह ने चढ़ाई किया था, पर कन्नौज पर उसने शासन या उसने चढ़ाई कभी नहीं किया था उसको जीतने के लिए। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता हुआ पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी, बाबर, शेर शाह, शाहजहां या अकबर। तो देखिए ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता हुआ पानी हो, ऐसी परंपरा का निर्माण किसने कराया था, तो ऐसी परंपरा का निर्माण बाबर ने किया था। तो ए करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है, अकबरनामा आत्मकथा नहीं है, ठीक है, हुमायूं नामा आत्मकथा है, पातशाह नामा आत्मकथा है, तुझके बाबरी आत्मकथा है। आत्मकथा उसको बोलते हैं जो कि स्वयं लिखी जाती है। तो हुमायूं नामा ये भी आपने गुलबदन बेगम ने लिखा था। अकबर नामा जो है वो आपका आत्मकथा नहीं है, क्योंकि इसे अब्दुल फजल ने लिखा था, अबुल फजल, ठीक है। अगला देखते हैं, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, हुमायूं नामा हुमायूं ने लिखा, नहीं। तुझके बाबरी बाबर ने लिखा, बिल्कुल सही। तुझके जहांगीरी जहांगीर ने लिखा, ये भी सही। शाहजहां नामा मोहम्मद सालेह ने लिखा, ये भी सही। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर नहीं है, हुमायूं नामा जो है वो गुलबदन बेगम ने लिखा था। राजा बिरबल की उपाधि किसे दी गई थी, महेश दास को, राजा भगवान दास को, वनमाली दास को या राजा टोडरमल को। तो राजा बिरबल की जो उपाधि है वो महेश दास को दिया गया था। तो ए करेक्ट आंसर होगा। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में या काबुल में। तो हुमायूं टॉम्ब ये आपका दिल्ली में स्थित है। दिल्ली का काफ़ी बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर काफ़ी लोग जाते हैं। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया है, शाहजहां, हुमायूं, बाबर या जहांगीर। देखिए मुगल बादशाह में 2 ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने 2 बार शासन किया। सबसे पहला आता है आपका हुमायूं, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसने सबसे पहले 1530 में इसका राज्याभिषेक हुआ था बाबर की मृत्यु के बाद, ठीक है। उसके बाद ये 1539 के चौसा का युद्ध हार गया, फिर 1540 का कन्नौज का युद्ध भी हार गया। तो ये दोनों युद्ध हारने के बाद में ये भारत छोड़कर चला गया। उसके बाद अगेन ये 1554 ईस्वी में इसने शेरशाह सूरी के बेटे को हरा करके इसने अगले दोबारा भारत पर शासन किया। तो 2 बार शासन हुमायूं ने किया। और दूसरा नाम आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, और वो है आपका औरंगज़ेब, ठीक है। एग्जाम में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको दोनों ऑप्शन दे, ठीक है, या तो औरंगज़ेब देगा या तो हुमायूं देगा। तो आपको दोनों चीज़ें याद रखना है। भारत में बीवी का मकबरा कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में, सीकरी में, औरंगाबाद में या बीजापुर में। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीवी का मकबरा स्थित है। इसे किसने बनवाया था, तो इसे औरंगज़ेब ने अपनी बीवी की याद में बनवाया था। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था, अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या दारा शिकोह ने। तो जहांगीर ने उसे किसे संगमरमर का बनवा दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफना दिया, बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर। तो देखिए 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हुई थी, कहाँ पर, तो आगरा में उसकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद में उसके शव को दोबारा
क्योंकि वो काबुल में दफनाना चाहता था, उसकी इच्छा थी, तो उसकी विधवा उसे वहाँ लेकर के गई और काबुल में उसे दफना दिया गया। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए थे वह कौन सा था? बुंदेलों से, कछवाहों से, राठौड़ों से या सिसोदियों से? तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सिसोदिये वो लोग हैं जो अकबर के सामने कभी भी नहीं झुके। और सबसे पहले अकबर ने जिसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए वो कछवाहे थे। तो बी करेक्ट आंसर होगा। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया या जीता था वो कौन से थे? अहमदनगर एवं बीजापुर, बिदर एवं बीजापुर, बीजापुर एवं गोलकुंडा या गोलकुंडा एवं अहमदनगर? तो औरंगजेब ने जो दक्षिण के 2 राज्य को जीता था वो दोनों राज्य थे बीजापुर और गोलकुंडा। तो सी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? बाबर ने, अकबर ने, जहांगीर ने या औरंगजेब ने? तो इन चारों में फारसी में जहांगीरनामा लिखा गया था, जिसे जहांगीर ने लिखा था, खुद लिखा था। तो सी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर बाबर जो है, बाबरनामा, ये किस में लिखा गया था? तो ये आपका तुर्की में लिखा गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है। तो मुगलों ने नवरोज यानी कि नौरोज का त्यौहार कहाँ से लिया? पारसियों से, यहूदियों से, मंगोलों से या तुर्कों से? तो नवरोज यानी कि नौरोज का त्यौहार ये उन्होंने पारसियों से लिया था। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल या दूसरा ताजमहल कहलाता है? अनारकली का मकबरा, एतामुद्दौला का मकबरा, राबिया उद्दौरानी का मकबरा या बीवी का मकबरा या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए द्वितीय ताजमहल या दूसरा ताजमहल जो है वो राबिया उद्दौरानी का मकबरा, जिसे हम बीवी का मकबरा कहते हैं, जो औरंगाबाद में स्थित है, उसे कहा जाता है। इसे ताजमहल की फ़ोटोकॉपी भी बोला जाता है। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें या सबसे अच्छी इमारतें कहाँ पर पाई जाती हैं? आगरा के किले में, लाहौर के किले में, इलाहाबाद के किले में या फतेहपुर सीकरी में? तो देखिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में काफ़ी ज़्यादा इमारतें बनवाई थी। फतेहपुर सीकरी पूरा का पूरा शहर जो है वो किसने बनवाया था? तो वो अकबर ने ही बनवाया था। ठीक है, अगला देखते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था, जिसमें अकबर जीत गया था? तो राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, राजपूतों में फूट डालना, मान सिंह की भावना को संतुष्ट करना या साम्राज्यवादी नीति? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। उसका मुख्य मकसद था राणा प्रताप या महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? ये काफ़ी ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपसे बोलता हूँ ये बहुत से लोग क्वेश्चन जो है ये वाला गलत करके आते हैं। अबुल फजल, दशवंत, बिशनदास या उस्ताद मंसूर? मैंने ये वाला क्वेश्चन अपने यूट्यूब चैनल के हमारे कम्युनिटी टैब में भी इसको पोस्ट किया था और उसमें बहुत से लोगों ने गलत आंसर दिया था। बहुत से लोगों ने उस्ताद मंसूर को टिक किया था। उस्ताद मंसूर एक प्रसिद्ध चित्रकार थे पर वो अकबर के समय नहीं थे। अकबर के समय जो सबसे प्रसिद्ध चित्रकार थे उनका नाम दशवंत है। तो बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? ताजमहल में, लाल किला में, पंचमहल में या शेरशाह के मकबरे में? तो हिंद और ईरानी दोनों वास्तुकला जो है वो कहाँ? तो वो शेरशाह के मकबरे में देखने को मिलता है। और शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो वो जो है ये आपका सासाराम में है। सासाराम कहाँ है? तो ये बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां, हसन खां, हुसैन खां या बहार खां? तो शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था, याद रखिएगा। क्वेश्चन काफ़ी डाउटफुल है। यहाँ पे हमारा 50+ क्वेश्चन मैंने आपसे जैसा प्रॉमिस किया था कंप्लीट हो चुका है। अभी और भी बहुत से क्वेश्चन है और टोटल 10 क्वेश्चन हैं, उनको भी देखते हैं। तो 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? सैयद वंश, लोदी वंश, तुगलक वंश या खिलजी वंश? तो देखिए 1526 ईस्वी में 21 अप्रैल 1526 को किसने, बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट। तो लोदी वंश की स्थापना, लोदी वंश को हरा करके उसने मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। यहाँ पर सैयद वंश है जिसकी स्थापना किसने की थी? तो खींच खां ने की थी। लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? तो बहलोल लोदी ने की थी। तुगलक वंश की स्थापना तो गयासुद्दीन तुगलक ने। और खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपका खिलजी वंश की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के जो चाचा थे उसने किया था। नाम मुझे याद नहीं आ रहा, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1529, 21 अप्रैल 1526, 15 अप्रैल 1528 या 20 अप्रैल 1527? इसी तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना है 21 अप्रैल 1526। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध या इनमें से कोई नहीं?
तो बाबर ने सबसे पहले तुलुगमा नीति का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी? पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध या घाघरा का युद्ध? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद उसे कलंदर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। क्यों? क्योंकि उसको जीतने के बाद जितनी भी दौलत मिली थी उसे उसने अपने अमीरों और सगे संबंधियों में बांट दिया था। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे हम हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? अशोक ने, शेरशाह सूरी ने, अकबर ने या हुमायूं ने? तो देखिए ग्रैंड ट्रंक रोड जो है बेसिकली अशोक ने बनवाया था। अगर आपको अशोक और शेरशाह सूरी दोनों ऑप्शन में है तो आप अशोक को टिक करिए, और अगर आपका अशोक ऑप्शन में नहीं है तो शेरशाह सूरी को आप टिक कर सकते हैं। अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? इकबालनामा, रज्मनामा, अकबरनामा या सकीनतुल औलिया? तो देखिए अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, उसे रज्मनामा कहा जाता है। तो बी करेक्ट आंसर होगा। किस मुगल शासक ने सैयद भाइयों को गिराया था? बहादुर शाह ने, रफीउद्दौला ने, शाहजहां द्वितीय ने या मोहम्मद शाह ने? तो ये जो है मोहम्मद शाह ने किया था। तो डी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय या अकबर द्वितीय? तो देखिए 1857 की क्रांति में दिल्ली से जिसने नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर द्वितीय, तो यही अंतिम मुगल सम्राट थे जिन्हें अंग्रेज़ों ने पकड़ करके रंगून, वर्मा ले गए। वहाँ पर उन कैद में रहते के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? बीरबल, टोडरमल, जय सिंह या बिहारी मल? तो देखिए भू राजस्व अकबर के शासनकाल में जितने भी हुए उसके लिए राजा टोडरमल जिम्मेदार था। तो बी करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन यानी कि पूजा गृह का क्या नाम था? दीवाने खास, दीवाने आम, इबादत खाना या बुलंद दरवाज़ा? तो 4 ऑप्शन है आपके पास। काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। तो वीडियो हमारा खत्म हो चुका है। अगर आपको इस वीडियो का फ्री में PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो में मैंने काफ़ी मेहनत किया है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और कमेंट करिए कैसा